हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन प्लस स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से बायोलॉजी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, जिसमें लोग आज स्टार्ट करेंगे जीवों के उत्पाद। ठीक है, इसमें हम लोग वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे सब के सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। यानी ऑप्शन ए की बात की जाए तो अंडा, बी में कहता है लार्वा, सी में कहता है प्यूपा और डी में कहता है इम्यूगो। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी प्यूपा। क्या हो जाएगा? प्यूपा। तो याद रखने वाली बात है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के प्यूपा में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो बी में कहता है रेयान, सी में कहता है रेशम और डी में कहता है कपास। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, तो मानव निर्मित तंतु कौन सा है? रेयान, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम लोग देखते हैं, देखिए रेयान एक कृत्रिम रेशा होता है जिसे सेल्यूलोज के संश्लेषण से बनाया जाता है। याद रखिएगा, कहीं कहीं क्या देता है? सेल्यूलोज देता है, नहीं तो इसको सेल्यूलोज के संश्लेषण से बनाया जाता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो गया? रेयान। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में कहता है मशरूम, बी में कहता है कैंडिडा और सी में कहता है ईस्ट और डी में है राइजोपस। तो देखिए एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है, तो एल्कोहल उद्योग में उपयोग जो होता है वो होता है ईस्ट का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलन स्थापित कीजिए। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे किसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सूची 1 में दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसमें ए में दिया है कुनैन, बी में दिया है डिजिटैलिस, सी में दिया है रोवेल्फिया और डी में दिया है हेरोइन। देखिए सूची 2 में देखा जाए, 1 में दिया है पत्तियां, 2 में दिया है फल, 3 में है तने की छाल और 4 में है जड़। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका हो जाएगा कुनैन। कुनैन किससे प्राप्त होता है जी, तो कुनैन जो होता है तने की छाल से प्राप्त होता है। कुनैन जो होता है किससे? तने की छाल, यानी एक का क्या हो जाएगा? एक का 3 हो जाएगा। अब देखिए डिजिलैटिस, देखिए डिजिलैटिस क्या है? नहीं डिजिलैटिस, तो देखिए डिजिलैटिस जो है क्या है? पत्तियां हैं। क्या है? पत्तियां हैं, यानी बी का क्या हो गया? 1 हो गया। सी में देखिए कर है रोवल्फिया, नहीं रोवल्फिया क्या होता है? तो ये होता है जड़। क्या होता है सर? ये जड़ होता है, यानी सी का क्या हो जाएगा? सी का 4 हो गया, सी का 4 हो गया। और हम लोग देखते हैं डी हीरोइन। हीरोइन किससे प्राप्त होता है? फल से। किससे होता है? फल से। यानी अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा? देखिए ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि असत्य फल उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है परागकोश से, बी में कहता है अंडप से, सी में कहता है अंडाशय से और डी में कहता है बीजांड से और ई में है कोई नहीं। देखिए असत्य फल उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न होता है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यदि फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है, कौन लेता है? अंडाशय ही भाग लेता है, उस फल को सत्य फल कहते हैं। जिसमें सिर्फ अंडाशय फल भाग लेता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सत्य फल कहते हैं। परंतु जब अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य पुष्पांग से फल का निर्माण होता है वह असत्य फल कहलाता है। यथा सेब का निर्माण पुष्पांग से होता है। किसका? सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है। किस बात है? पुष्पासन से। देखिए तो इसमें पुष्पासन आंसर दिया है जी, ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ई, यानी 5 का ई हो जाएगा। असत्य फल उत्पन्न होता है, तो असत्य फल किससे उत्पन्न होता है जी? तो असत्य फल होता है पुष्पासन से। क्या होता है? पुष्पासन से, और इसमें नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? ऑप्शन ए में कहता है मोती, बी में कहता है मूंगा, सी में कहता है लच्छा, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें कौन एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? कौन है? तो यह है मूंगा। कौन है? मूंगा। देखिए मूंगा कीट के शरीर के उत्सर्जन से बनता है, जो कि सिल्टेट सम जंतु कैरोलियम द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? कैरोलियम द्वारा निर्मित होता है। यानी इनमें से एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है कौन? मूंगा है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में डाइकेशियल शाइन इन्फ्लोरेंसेस पाया जाता है? ऑप्शन ए की बात किया जाए तो गाजर, बी मूली, सी जैस्मिन, डी सरसों, सी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जैस्मिन। क्या हो जाएगा? जैस्मिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? ठीक है, ऑप्शन ए की बात की जाए तो प्राकृतिक खाद, बी में कहता है सब्जियों से बनी खाद, सी में कहता है केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद, और डी में कहता है रासायनिक खाद। तो देखिए वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है? तो यह है वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं जी? तो केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद को हम लोग क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट करते हैं। अब एक बात और याद रखने वाली है, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है। वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो क्या करता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? ऑप्शन ए की बात की जाए तो नाइट्रोजन, बी में कहता है फास्फोरस, सी में कहता है पोटेशियम, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो यूरिया कैसा फर्टिलाइजर जी? तो नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, याद रखने वाली बात है, जो अमोनिया तथा CO2 के मिश्रण को उच्च दाब पर संपीड़ित करके बनाया जाता है। ठीक है, यानी यूरिया जो है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए में कहता है नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, डी फास्फोरस। उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। कौन होता है? तो उर्वरकों में क्लोरीन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा क्लोरीन उर्वरकों में नहीं पाया जाता है। देखिए उर्वरकों में कौन कौन सा पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, इनकी मात्रा, इनकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन उर्वरकों में क्लोरीन नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस उर्वरक को अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च ताप पर उपचारित कर तैयार किया जाता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में कहता है यूरिया, बी में कहता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सी में कहता है बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, डी में कहता है अमोनियम सल्फेट। तो देखिए निम्नलिखित में से किस उर्वरक को अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर उपचारित किया करके बनाया जाता है? तो किसको बनाया जाता है? यूरिया को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? यूरिया को बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि पौधों में नाइट्रोजन के लिए अच्छा उर्वरक है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो कंपोस्ट, बी में कहता है अमोनिया, सी में कहता है लाइम का सुपर फास्फेट, और डी में कहता है यूरिया। तो देखिए पौधों में नाइट्रोजन के लिए अच्छा उर्वरक है, कौन है जी? यूरिया है। कौन है? यूरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। हम लोग देखते हैं, अब देख चुके, अभी हम लोग पढ़े थे कि यूरिया में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। याद रखिएगा यूरिया जो है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, और इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पौधों में नाइट्रोजन के लिए अच्छा उर्वरक कौन है? तो यूरिया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बीज की बुवाई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है।
यानी बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए की बात किया जाता है नाइट्रेट, बी में कहता है पोटास, सी में कहता है फास्फोरस और डी में कहता है कैल्शियम। तो देखिए बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है जी? तो वो किया जाता है पोटास का। याद रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है? पोटास का। यानी बीज की बुआई के समय पोटास उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि हर्बेरियम है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह, बी में एक उत्थान जहां विविध प्रकार की जड़ी बूटियां हो, सी एक केंद्र जहां चिकित्सा उपयुक्त पादपों का संग्रह किया जाता है, डी एक केंद्र जहां पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता है। तो देखिए हर्बेरियम किसे कहते हैं? तो हर्बेरियम कहते हैं कि ऐसा केंद्र जहां पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता है, यानी पादपों के सूखे भागों को नमूनों का संरक्षण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है ही बिस्कस, बी में कहता है वाटरबर्ट, सी में कहता है पोम्पी और डी में कहता है मिमोसा। देखिए तो मांसभक्षी पौधा कौन सा है? तो मांसभक्षी पौधा जो है वह है वाटरवर्ट। क्या है? वाटरवर्ट है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 किसे कहते हैं? तो कहता है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। ऑप्शन ए में कहता है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि, बी में कहता है पानी के बिना पौधों की वृद्धि आर्द्र वातावरण, और ऑप्शन बी में कहता है कि आवाज का पानी के साथ संबंध, डी में कहता है पानी की तकनीक का संरक्षण। ई में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। कौन सा? हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो किससे है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि को हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। देखिए हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। इस प्रक्रिया में मृदा विहीन संवर्धन कहा जाता है, यानी इसमें क्या होता है? मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए में कहता है नेटम, बी में कहता है माइकम, सी में कहता है देवदार और डी में कहता है चीड़। तो देखिए तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो किससे किया जाता है जी? तो चीड़ के पेड़ से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चीड़, देखिए तारपीन का तेल चीड़ का नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? सबसे कम आग किसमें पकड़ता है? ऑप्शन ए की बात की जाए तो कहता है टेरिकॉट, बी में कहता है नायलॉन, सी में कहता है रेयॉन और डी में कहता है सूत। तो इनमें सबसे कम जो पकड़ता है वो किसमें पकड़ता है जी? सूती यानी सूत में। किसमें पकड़ता है? सूत में। यानी कॉटन में आग पकड़ने की प्रवृत्ति टेरिकॉट, नायलॉन और रेयॉन की अपेक्षा कम होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूत। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होती है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो जड़ से, बी में कहता है तने से, सी में कहता है पुष्प कलिका से, डी में कहता है फल से और ई में कहता है उपत में से कोई नहीं। तो देखिए लौंग जो प्राप्त होता है किससे होता है? तो पुष्प कलिका से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं? ऑप्शन ए की बात की जाए हवा और पानी, बी में कहता है बैक्टीरिया तथा केचुआ, सी में कहता है महीन पाउडर सेल पदार्थ तथा खाद मिट्टी और डी में कहता है इनमें से सभी। तो देखिए मिट्टी बनाते, कल भी क्वेश्चन देखिए इसके पिछले वाले वीडियो में भी आया था कि मिट्टी किससे बनते हैं। तो मिट्टी किससे बनते हैं? तो महीन पाउडर किससे बनते हैं? महीन पाउडर सेल पदार्थ तथा खाद मिट्टी से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो महीन पाउडर
शैल पदार्थ तथा खाद मिट्टी से मिट्टी का निर्माण होता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, शहद का मुख्य घटक है, शहद का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए की बात की जाए तो ग्लूकोज, बी में कहता है सुक्रोज, सी में कहता है माल्टोज और डी में कहता है फ्रक्टोज। तो देखिए शहद का मुख्य घटक कौन सा है? तो फ्रक्टोज है। कौन है? फ्रक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। ऑप्शन ए में कहता है पुतली, बी में कहता है दृष्टिपटल, सी में कहता है रक्तपटल और डी में कहता है स्वच्छमंडल। तो देखिए आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, क्या कहता है? दृष्टिपटल कहलाता है। क्या कहता है? दृष्टिपटल, यानी रेटिना कहते हैं, यानी रेटिना कहते हैं। तो याद रखिएगा आंख का अंदरूनी पीछे का जो पृष्ठ कहलाता है वो क्या कहलाता है? दृष्टिपटल, यानी रेटिना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? ऑप्शन ए की बात की जाए तो न्यूटन, बी में कहता है मेंडल, सी में कहता है डार्विन और डी में कहता है आर्किमिडीज। देखिए तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो वो बनाया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन बनाया था। देखिए चार्ल्स डार्विन ने बनाया था। तो याद रखिएगा कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, अच्छा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। न्यूटन जो दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो न्यूटन दिया हुआ क्या दिया हुआ था? गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हुए थे। मेंडल क्या दिए हुए थे? तो मेंडल आनुवंशिकता का जन्मदाता माना जाता है, आनुवंशिकता का जन्मदाता माना जाता है। आर्किमिडीज, देखिए आर्किमिडीज जो दिए हुए थे वो बताए थे कि पानी में डूबी वस्तु के बारे में। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कौन? आर्किमिडीज। यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन दिया था। याद रखिएगा कौन दिया था? डार्विन दिया था। न्यूटन क्या दिया था? तो न्यूटन दिए थे गुरुत्वाकर्षण के नियम। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? ऑप्शन ए बंदर, बी नेवला, सी बाघ, डी गीदड़। तो देखिए सांपों से जो लड़ता है वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, यानी नेवला। कौन होगा? नेवला। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में कहता है एडवर्ड जेनर, बी में कहता है लुई पास्चर, सी में कहता है एलेक्जेंडर और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर किया था। कौन किया था? लुई पास्चर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए कि 1860 ईस्वी में कब किया था? 1860 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया था। रेबीज पागल कुत्तों के काटने से होता है। याद रखिएगा पागल कुत्ता काट लेता तो क्या होता है? रेबीज हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहते हैं? कहता है कि पिपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। पिपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए की बात की जाए कंप्यूटर कारखाना, बी में कहता है पेंसिलिन फैक्ट्री, सी में कहता है कागज मिल और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए पिपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए? पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि लौह आवश्यक है। ऑप्शन ए की बात की जाए हीमोग्लोबिन एवं आरबीसी के निर्माण के लिए, बी में कहता है सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, सी में कहता है शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और डी में कहता है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए लौह आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है जी? तो लौह आवश्यक है। देखिए लौह के बारे में देखा जाए तो हीमोग्लोबिन एवं आरबीसी का निर्माण में इसमें तो काम आता है जी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी जरूरी है किसका? लौह की आवश्यकता होती है। शरीरों के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी इसमें भी जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से सभी। देखिए लौह यानी Fe नहीं, किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में, नहीं हीमोग्लोबिन में, यानी आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है।
हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करती है डैश कहलाती है। ऑप्शन ए में कहता है श्वेत रक्त कोशिका, बी में कहता है लोहित रक्त कोशिका, सी में कहता है बिंबाणु और डी में कहता है प्लाविका। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करती है डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बिंबाणु। क्या कहती है? बिंबाणु। ठीक है, याद रखिएगा बिंबाणु, ठीक है, या ब्लड प्लेटलेट्स रक्त का धक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, कौन? बिंबाणु। ठीक है, यानी क्या होता है? या ब्लड प्लेटलेट्स, नहीं, रक्त का धक्का बनाने में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो आयोडीन, बी में कहता है HCl पाउडर, सी में कहता है बेनेडिक्टस घोल और डी में कहता है ईथर और ई में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो वो डालकर की जाती है बेनेडिक्ट्स घोल, किसको? बेनेडिक्ट्स घोल को डाल करके चेक किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात की जाए तो फेफड़े की बीमारी, बी में कहता है यकृत तथा सुदृढ़ रोग, सी में कहता है अकुंस कृमि संक्रमण और डी में कहता है कैंसर। तो देखिए नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य है? तो क्या होता है? फेफड़े की बीमारी। क्या होता है? फेफड़े की बीमारी होती है। क्यों जी? तो फेफड़े की बीमारी इसलिए हो जाती है कि धूल धक्कड़ वहाँ पे ज़्यादा लगते हैं, फसलों को काटने तथा अनाज निकालने के तरह तरह के सांस जो होते हैं ना, सांस के माध्यम से उनमें धूल कण ज़्यादा फैल जाती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में फेफड़े की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए बीज, बी फूल, सी छाल, डी पत्ती। तो देखिए कोको का कौन सा भाग चॉकलेट के गंध के लिए इस्तेमाल में किया गया है? तो किया गया है बीज। कौन किया है? बीज। याद रखिएगा किसको? बीज। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तने का, बी जड़ का, सी पत्तियों का, डी फल का। तो प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तो तने का। क्या होता है? तने का। जब उसको छिलिएगा तो देखिएगा तना तना टाइप का निकलेगा, नहीं, तो वो प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तो तने का। ठीक है, अच्छा प्याज सल्क, देखिए और कौन कौन सा है? प्याज, सल्ककंद, तने का परिवर्तित रूप है। इसका वास्तविक नाम क्या है? एलुयम स्पा है तथा यह जो है कुल का एक फल है। किसका? लिलियासी। किसका? इसका कुल का जो नाम है वो क्या नाम है? लिलियासी। तो प्याज का परिवर्तित रूप क्या है? तने का। अच्छा तने का एक और आता है क्या है? सल्ककंद। क्या आता है? सल्ककंद। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधों का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं। ऑप्शन ए कपास का पौधा, बी पीपल का वृक्ष, सी यूकेलिप्टस, डी चीड़ वृक्ष। यानी निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? वो कौन है? चीड़ वृक्ष। कौन है जी? चीड़ वृक्ष। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा चीड़ के वृक्ष में बीज तो होते हैं पर फल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें अंडाशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये फल का निर्माण नहीं होता है इसमें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कपास प्राप्त होता है तने से, ऑप्शन बी में कहता है पत्तियों से, सी में कहता है बीज से और डी में कहता है जड़ से। तो कपास प्राप्त होता है कहाँ से होता है? तो बीज से। कहाँ से होता है जी? बीज से। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। ऑप्शन ए ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में, बी गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, सी ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, डी गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में। तो देखिए बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है तो किसमें होता है? ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। किसमें होता है जी? ऑप्शन नंबर सी
यानी ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करेंगे कि देखना है क्या चीज कि युग्म कौन सा सही है, यानी निम्नलिखित में से लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए में देखा जाए तो कहता है गार्डन लिजार्ड, ठीक है, मैक्सिकज प्राणी। बी में कहता है भारतीय मोर, गाजर घास। सी में कहता है रेशंस मक्की साल वृक्ष। डी में कहता है हरनी वृक्ष मोहरी। तो देखिए इसमें कौन लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म है, वो है कौन सा, वो है गार्डन लिजार्ड। क्या है, गार्डन लिजार्ड, ठीक है, मैक्सिको प्राणी। ये क्या है, ये मतलब लुप्त हो चुका है, लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म है। ठीक है, ये सब क्या चीज है, ये लुप्त, दोनों के दोनों लुप्त हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि रंजक या खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कैरामल का, बी कार्नोलाइट का, सी ब्रेंजिंग का और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगी कि रंजन का खाद, क्या चीज, रंजन का खाद जो है, रंजन का खाद पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो कैरामल का किया जाता है। किसका, कैरामल का किया जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि एक्वाजेरिया में अम्लों का अनुपात है। एक्वाजेरिया में अम्लों का अनुपात है। ऑप्शन ए में 1:2, 1:2, बी में कहता है 2:1, सी में कहता है 1:3 और डी में कहता है 3:1। तो देखिए एक्वारेजिया में अम्लों का उत्पाद जो है क्या है, 3:1 है। कौन है, 3:1 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए निम्नांकित कौन सी फसल सहायक है। ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, ठीक है, और सी में देखा जाए, सी में कहता है कि बीन्स और डी में कहता है मकई। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए निम्नांकित कौन सी फसल सहायक है। नहीं, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए क्या होता है, तो बीन्स होता है। क्या होता है जी, बीन्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए बीन्स या दालों की फसल सहायक होती है। इनकी जड़ों में पाया जाने वाला, ठीक है, जिसमें मतलब जड़ों में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। यानी कौन कौन सा होता है जी, बीन्स और दाल होता है या दाल होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि यदि आप एमसी बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आप करेंगे। ठीक है, एमएससी यानी यदि आप एमएससी यानी बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आप करेंगे। क्या करेंगे जी, ऑप्शन ए हृदय प्रत्यारोपण, बी प्लास्टिक सर्जरी, सी आलू प्याज उत्पादन, डी कंप्यूटर संबंधित जानकारी। तो देखिए यदि आप एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस हैं बायोटेक्नोलॉजी से, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे आलू प्याज उत्पादन करेंगे। क्या करेंगे जी, आलू प्याज उत्पादन करेंगे। देखिए बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या किया जा सकता है, तो करते हैं फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आलू प्याज उत्पादन। यानी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन ए मछली, बी चमगादड़, सी वेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी मछली स्तनधारी नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन ए डॉल्फिन, बी बाघ, सी मानव, डी मगरमच्छ, सी चूहा। तो देखिए निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है, तो कौन स्तनधारी नहीं है जी, तो मगरमच्छ नहीं है। कौन है, मगरमच्छ नहीं है। तो याद रखिएगा कि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में आता है जो कि स्तनधारी नहीं है। ठीक है, और अन्य सभी जो है वो जंतु स्तनधारी हैं। ठीक है, अन्य जो जंतु है वो क्या है, स्तनधारी है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन सी चीज
भूमिगत खाद्य तना है? ऑप्शन ए में कहता है अदरक, बी में कहता है शकरकंद, सी में कहता है गन्ना और डी में कहता है मूली। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भूमिगत खाद्य तना है? तो क्या है जी? अदरक। क्या होता है? अदरक जो है, याद रखिएगा, अदरक जो है वो भूमिगत खाद्य तना है। क्या है जी? भूमिगत खाद्य तना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है एंजाइम, बी में कहता है प्रेरक, सी में कहता है उत्प्रेरक और डी में कहता है स्टार्च। ठीक है, तो देखिए जैविक तंत्र और उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? एंजाइम कहलाती है। क्या कहती है जी? एंजाइम कहलाती है, एंजाइम। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए फूल, बी फल, सी तना, डी पत्ता। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो किस भाग से होती है? तो तना से होती है। किससे होती है? तना से होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए गन्ना, बी आम, सी चावल, डी नारियल। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? क्या होता है जी? तो गन्ना हो जाता है। देखिए गन्ना क्या होता है कि गन्ना जो है पौधा छिद्रक कीट के खराब रूप से प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि आलू उदाहरण है? ऑप्शन ए रूपांतरित जड़ का, बी रूपांतरित पत्ती का, सी रूपांतरित तने का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आलू किसका उदाहरण है? तो रूपांतरित तने का। किसका है जी? रूपांतरित तने का जो है वो कौन है? आलू है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि काली मिर्च पादप एक डैश है? ऑप्शन ए वृक्ष, बी लता, सी झाड़ झखाड़, डी में कहता है झाड़ी। तो काली मिर्च पादप एक डैश है, क्या है? लता है। क्या है जी? लता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए गूदेदार पुष्पासन, बी बीजाणु, सी दोनों, डी कली। तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। कौन सा? गूदेदार पुष्पासन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नाशपाती जो एक पोम प्रकार का फल है। कौन सा? पोम प्रकार का फल है। इसके खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो गूदेदार पुष्पासन होता है। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि रुक्षांश या मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है ये काफी मात्रा में होता है, न पचने योग्य। ऑप्शन ए कहता है सेल्यूलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट, बी कार्बोहाइड्रेट तथा असंतृप्त वसा अम्ल, सी कार्बोहाइड्रेट तथा आधा पका हुआ मांस, डी में से कहता है में से सभी। तो देखिए जब इसमें पचने वाला न दिया तो उसे क्या होगा कि न पचने योग्य है, तो कौन होगा? सेल्यूलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट। देखिए याद रखिए सेल्यूलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? वो नहीं पच पाते हैं, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? सेब का ऑप्शन ए, देखिए सेब एक असत्य फल है, याद रखिएगा। कैसा फल है जी? सेब जो है असत्य फल है, याद रखिएगा। क्या है? असत्य फल है। ठीक है, असत्य फल है सेब। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो कौन सा? ऑप्शन ए बीज पत्र, बी भ्रूण पोष एवं भ्रूण, सी मांसल पुष्पासन और डी रसदार रोम। तो सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो वो है मांसल पुष्पासन। कौन है? मांसल पुष्पासन। कौन सा है? मांसल पुष्पासन है। देखिए परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। सेब एक असत्य फल है क्योंकि इसमें मांसल पुष्पासन फल का निर्माण करता है। ठीक है,
और यही खाने योग्य भाग भी होता है। इसलिए क्वेश्चन और इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 का होता है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था स्थित है, कहाँ पे है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है जी? उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो है वो कहाँ पे? इज्जत नगर में। कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये है कहाँ पे? हरियाणा में, करनाल में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हरियाणा, करनाल में। नहीं, देखिए केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, इज्जत नगर बरेली में। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि गन्ने के तने में रक्त गन्ने के तने में रक्त बहाव किसके कारण होता है? ऑप्शन ए फंगस, बी शैवाल, सी प्रोटोजोआ, डी जीवाणु। तो गन्ने के तने में रक्त बहाव किसके कारण होता है? तो ये होता है फंगस के कारण। किसके कारण होता है? फंगस के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका गन्ने का याद आया कि गन्ने का जो एक रोग उत्पन्न होता है जो फंगस के कारण, जिसका नाम क्या होता है? रेड रोट ऑफ शुगर कैन। याद रखिएगा, क्या नाम है उसका? गन्ने में जो रोग होता है रेड रोट ऑफ शुगर कैन। ठीक है, जिसका नाम होता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो फंगस के कारण होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यता सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए दालें, बी चावल, सी गेहूं, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होता है? किसमें होता है जी? तो नाइट्रोजन का हम लोग पढ़े थे सबसे ज्यादा किसमें होता है? दाल में होता है। क्या होता है? दाल या बीन्स में होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे बीन्स तो नहीं था, दाल हो गया। क्या हुआ? दाल में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। जिसके क्षेत्र में क्या आ जाएगा जी? चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा, अरहर आ जाएगा, यही ना सब्जी दाल है जी। इसमें क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। इसलिए इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि एक विशिष्ट फसल है। ए रबी की फसल जो में कहता है जो साधारण गेहूं के साथ उगाई जाती है। 3 जिसे जलोढ़ मिट्टी चाहिए। फसल की पहचान कीजिए। ए तिल, बी सरसों, सी सोयाबीन, डी कपास। तो सबसे पहले आपको ये देखनी होगी रबी के फसल में कौन सा आता है। तो रबी के फसल में क्या आता है? सरसों, यानी तिलहन नहीं, सरसों। क्या आता है? सरसों। देखिए सरसों रबी की फसल है। इसकी कृषि बहुतायत गेहूं के साथ की जाती है। सरसों की कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम होती है। याद रखिएगा कि सरसों की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि फलों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर, बी होरोलॉजी, सी पोमोलॉजी, डी फ्रेनोलॉजी। तो देखिए फलों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फल, सब्जी तथा फूलों के व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि तालों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया डैश कहलाती है। तालों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एक्वाकल्चर, बी फिशिंग, सी एपीकल्चर, डी पीसीकल्चर। ठीक है, तो देखिए तालों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहता है? तो पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पीसी कल्चर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि निम्नलिखित सूचना से फसल की पहचान कीजिए। एक में कहता है अधिकांश रूप में दक्षिण पश्चिम, देखिए अधिकांश रूप में दक्षिण पश्चिम भारत में उगाई जाती है। 2 इसकी खेती के लिए अच्छी
जलोत्सारित मृदा आवश्यक है, यह लोचदार है। ऑप्शन ए में कहता है कपास, बी में कहता है तंबाकू, सी में कहता है रबर और डी में कहता है जूट। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, जो क्या है लोचदार भी है, इसके खेती के लिए मृदा आवश्यक होती है जलोत्सारित, और कहता है अधिकांश रूप से दक्षिण पश्चिम भारत में उगाई जाती है। तो दक्षिण पश्चिम भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और लोचदार भी होते, क्या होता है ऑप्शन नंबर ए यानी कपास हो जाएगा। तो याद रखिएगा कपास जो कि एक लोचदार फसल है जो अधिकतर दक्षिण पश्चिम में उगाई जाती है, ठीक है। इसके लिए जो देखता है जलोत्सारित मृदा आवश्यक है, यानी क्या चीज, काली मिट्टी। इसका मतलब क्या होता है, काली मिट्टी। याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है जी, काली मिट्टी। क्या होता है, काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी नहीं, काली मिट्टी। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि गेहूं की चूर्णिल आसितता का कारण है, ठीक है। गेहूं की चूर्णिल आसिता यानी पाउडरी मिड्यूल का कारण है। ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी फंजाई, डी प्रोटोजोवा। तो क्या होगा जी, तो इसका आंसर हो जाएगा फंजाई। क्या होता है, फंजाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्या हो गया, 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि नींबू एवं ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है। नींबू एवं ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित होता है। ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, बी टार्टेरिक एसिड, सी एस्कार्बिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड। तो देखिए नींबू एवं ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो ये होता है साइट्रिक एसिड। क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, साइट्रिक एसिड। देखिए नींबू एवं ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण नींबू क्या होता है, खट्टा, ठीक है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। यानी खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है जी, तो खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा, विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि बांस किस कुल का पौधा है। ऑप्शन ए वृक्ष, बी घास, सी उपवृक्ष दोनों और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बांस किस कुल का पौधा है, तो घास का। किसका है, घास का। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया। देखिए यानी पीएच स्केल जो किसने सबसे पहले बनाया। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो देता है फ्रैंकोइस राउल्ट, बी में देता है सोरेनसेन। देखिए सोरेनसेन, ठीक है, बी में। और सी में कहता है ऑप्शन नंबर सी में कि एडवर्ड फैकलैंड, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जो पीएच स्केल मान का जो बनाया वो कौन था, वो था सोरेनसेन। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएच स्केल का मान किसने बनाया था जी, किसने दिया था, वो दिया था सोरेनसेन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि अदरक होता है रूपांतरित, ठीक है। ऑप्शन ए मूल, बी में कहता है पत्ती, सी प्रतान, डी तना। अदरक होता है रूपांतरित, किसका होता है जी, तो ये होता है तना का। किसका होता है, तना का। अदरक भी होता है किसका, तना का। किसका होता है, तना का। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता समस्या का समाधान है, ठीक है। ऑप्शन ए शुष्क कृषि विधि, बी वृक्षारोपण, सी खेतों में जिप्सम का प्रयोग, और डी समुच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तक मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता समस्या का समाधान है, वो समस्या क्या है, खेतों में जिप्सम का प्रयोग। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि केचुआ से क्या लाभ है। ऑप्शन ए यह परितंत्र को संतुलित रखता है, बी यह मच्छरों का लार्वा खाता है, सी यह एक अच्छा भोजन है, डी यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। तो केचुआ से क्या लाभ है जी हम लोग को, यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। क्या करता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है। यानी किसान का मित्र भी कहा जाता है इसको। याद रखिए केचुआ को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केचुआ को कहते हैं किसान का मित्र कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67
66, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, प्याज है, देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए प्रकंद राइजोम, बी में कहता है बल्ब, सी में कहता है ट्यूबर और डी में कहता है कॉर्न, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया नहीं। देखिए इसको क्या कर दिया है, इंग्लिश में दिया है जी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल्ब। क्या हो जाएगा, बल्ब, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए प्याज एक बल्ब अर्थात शल्ककंद बल्ब, यह तने का भूमिगत रूपांतरण है। किसका, तने का भूमिगत रूपांतरण है, या भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी प्याज यानी क्या होता है, बल्ब। क्या होता है, बल्ब। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए फास्फोरस, बी गंधक, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। तो देखिए कार्बनिक यौगिक में, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन होना चाहिए ना जी, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि कार्बनिक यौगिक है उसमें हाइड्रोजन का अतिरिक्त कौन सा होगा, कार्बन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि कृत्रिम औषधि का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मॉर्फिन, बी रिस्पेरिन, सी एस्पिरिन, डी टेक्सोल। देखिए तो कृत्रिम औषधि का एक उदाहरण है, क्या है, एस्पिरिन। क्या है, एस्पिरिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन दर्दनाशक औषधि होता है, ठीक है। इसका निर्माण रसायन द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा, रसायन द्वारा होता है। इसे हृदय रोग में भी दिया जाता है, इसको एस्पिरिन को नहीं। यह एक क्या है, यह एक कृत्रिम औषधि है। हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग का होता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ऑप्शन ए की बात कहता है जड़ का, बी में कहता है तना, सी फूल की कली और डी में कहता है फल का। तो याद रखिएगा कि लौंग जो भाग होता है वो किसका होता है, तो फूल की कली का भाग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है। ऑप्शन ए चीनी, बी चूना, सी बेकिंग पाउडर, डी सिरका, ठीक है। तो देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है, तो कौन है, तो सिरिका। कौन होता है जी, सिरिका, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, भारत की कौन सी कंपनी एशिया की एकमात्र विटामिन B12 की निर्माता है। देखिए विटामिन B12 जिसमें थायमिन पाया जाता है ना। देखिए तो सॉरी विटामिन B12 में क्या कहता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या कहता है, कोबाल्ट पाया जाता है। यह एक ही कंपनी जो है बनाती है, उस कंपनी का नाम बताना है। ऑप्शन ए में कहता है सैंडोज, बी में कहता है मेरिड और सी में कहता है डाबर और डी में कैंडिला। तो याद रखिएगा भारत की कौन सी कंपनी एशिया की एकमात्र विटामिन B12 की निर्माता है, तो है मेरिड। क्या है, मेरिड, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी नाइट्रोजन, डी जल गैस। यानी निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन नहीं है जी, तो इसमें नहीं है वो है नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम और जल गैस ये सब के सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है, जो कि कार्बन तथा हाइड्रोजन में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया है, कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण पाया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है। बताना है कि जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है। ऑप्शन ए द्रव का गैस में विलयन, बी द्रव का द्रव में विलयन, सी द्रव का ठोस में विलयन, डी गैस का द्रव में विलयन। किसका है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी द्रव का ठोस में विलयन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है। ऑप्शन ए में देखा जाए तो कहता है प्रति ऑक्सीकारक, बी में कहता है वसा, सी में कहता है प्रोटीन्स और डी में कहता है असंतृप्त वसा अम्ल।
ठीक है, यानी किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है, उसका आंसर क्या होगा, उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त वसा अम्ल। क्या कहते हैं, असंतृप्त वसा अम्ल। इसको क्या किया जाता है, लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि कौन सी दवा टाइफाइड उपचार में लगती है, कौन सी दवा टाइफाइड उपचार में लगती है, यानी टाइफाइड के इलाज में कौन सी दवा काम आता है। ऑप्शन ए सल्फा ड्रग, बी विटामिन ए, सी क्लोरोक्विन, डी क्लोरोमाइसेटिन। देखिए इसमें जो होता है कि टाइफाइड के रोग में किसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है क्लोरोमाइस्टिन, माइसेटिन। क्या होता है, माइसेटिन। इस टाइफाइड के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्वेश्चन क्योंकि देखिए कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग देते हैं जो ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका प्रीवियस ईयर इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हम लोग देखा है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का मिश्रण। अब भी हम लोग पार्टिकुलर ग्रुप डी में देखेंगे जो 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए की क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो कहता है पौधों में उत्पन्न वह हार्मोन जिसकी वजह से पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, यानी पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, किस कारण से। ऑप्शन ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकिनिस और डी एस्कार्बिक अम्ल। तो याद रखिए किस हार्मोन के कारण लोग झुकते हैं जी, तो होते हैं ऑक्सिन के कारण। किसके कारण, ऑक्सिन के कारण। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात की जाए जालीदार सीरा रचना, बी में कहता है 2 बीजपत्र, सी में कहता है मुख्य जड़ और डी में कहता है रेशेदार जड़। तो याद रखने वाली बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है, वो नहीं है कौन सा, रेशेदार जड़ नहीं है। कौन सा, रेशेदार जड़ नहीं है। ठीक है, गुण नहीं है तो रेशेदार जड़ उसका गुण नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से अखाद्य फसल कौन सी है। क्या है, अखाद्य फसल कौन सी है। ऑप्शन ए फाइबर, बी कॉफी, सी तिलहन, डी गन्ना। तो अखाद्य फसल कौन सी इसमें है, अखाद्य फसल कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, फाइबर। क्या हो जाएगा, फाइबर। ठीक है, रेशेदार फसल फाइबर ऐसी फसल है, ठीक है, जिन्हें कपड़ा, धागा, बोर आदि बनाने में उपयोग किया जाता है, जैसे कपास, जूट, सन आदि। इसका उपयोग खाने में नहीं होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भोजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, बी में कहता है इसमें रासायनिक क्रिया होती है, सी कहता है यह एक कार्बनिक पदार्थ है और डी कहता है यह ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। चूंकि भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है इसलिए विकल्प ए होगा, असत्य है। से सभी क्या है, सत्य है। देखिएगा इसमें कह रहा था कि असत्य ढूंढना है, यानी गलत कौन सा है, तो कह रहा है कि भोजन के बारे में, तो भोजन के बारे में यह अकार्बनिक पदार्थ है। नहीं भैया, भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और याद रखिएगा क्या कहता है उसको, इसमें रासायनिक क्रिया भी होती है, यह एक कार्बनिक पदार्थ भी है, वो ऊर्जा भी प्रदान करता है। ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। असत्य क्या है कि यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पौधों से नहीं प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जूट, बी रबड़, ठीक है, सी देखिए ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में कहता है सागौन और डी में कहता है शहद। तो क्या क्वेश्चन था जी कि कौन सा उत्पाद पौधों से नहीं प्राप्त होता है, तो पौधों से प्राप्त नहीं होता है कौन, सागौन। कौन सा है, सागौन। देखिए जूट या रबड़ या सागौन पौधों वृक्षों से प्राप्त होता है। किस होता है, वृक्षों से प्राप्त होता है, जबकि शहद मधुमक्खी छत्ते से प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सागौन। क्या हो जाएगा, सागौन। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गीले कचरे को उर्वरक खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। गीले कचरे को, ऑप्शन ए संरक्षण, बी संक्षारण, सी कंपोस्टिंग, डी मेटाबोलिज्म। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, कंपोस्टिंग। क्या होगा, कंपोस्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? ऑप्शन ए रेयॉन, बी सिल्क, सी लिनेन, डी जूट। तो निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन है जी? तो ये क्वेश्चन एक बार और आ गया था, रेयॉन है। कौन है? रेयॉन है, याद रखिएगा, रेयॉन एक मानव निर्मित रेशा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका का प्राथमिक घटक है? ऑप्शन ए की बात की जाए तो नाइट्रिक, बी में कहता है एसिटिक, सी में कहता है ह्यूमिक और डी में कहता है ऑक्जेलिक। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका का प्राथमिक घटक है? तो सिरका कौन होगा? एसिटिक होगा। क्या होगा? एसिटिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि एसिटिक अम्ल है ना, जा वही ना सिरका का होगा जो खट्टा होता है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए द्वितीयक उपभोक्ता, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी अपघटक, डी उत्पादक। तो देखिए खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किसकी सबसे अधिक है जी? उत्पादक का। किसकी है? उत्पादक का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेरी प्रयास यही है कि आपको बायोलॉजी को मैं चैप्टर वाइज टोटल जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको मैं चैप्टर वाइज लेकर आया हूं, और उसको हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज टोटल को टोटल क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, यानी पहला सेक्शन हम लोग बायोलॉजी चालू किए हैं, बायोलॉजी हम लोग का खत्म होने के कगार पर है। अगर आप अगर इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले आप क्लास 1 से देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 करके ऐसे देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि चैप्टर वाइज आपको इसमें क्या किया गया कि डाला गया है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, किस हिसाब से पढ़ना, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो देखिए कोई भी एग्जाम क्या करता है कि एक ही एग्जाम को मतलब अनेक सीटिंग में किया जाता है, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? तो यहीं सबसे न बनेंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानना जरूरी हो जाता है। तो मेरी प्रयास यही है कि आपकी तैयारी पूर्ण रूप से अच्छी तरीका से हो, जिससे कि आपकी रिजल्ट आपका रिजल्ट बन जाए। ठीक है, यही मेरी कामना है और यही मेरी शुभकामना है आप लोगों के साथ। ठीक है, यदि मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।